नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने स्वतंत्रता का अधिकार शुरू कर दिया था। अनुच्छेद 19 और 20 पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 21 और 22 शेष रह गए थे स्वतंत्रता के अधिकार में, जिन्हें हम इस क्लास में पूरा करेंगे और उसके बाद बाकी के मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसे राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमने आपको बताया था अनुच्छेद 20 और 21 दोनों ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हमारे संविधान में जोड़ी गई है। अनुच्छेद 21 में प्रावधान है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का, अर्थात विधि द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर व्यक्ति का जीवन नहीं छीना जा सकता। व्यक्ति का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और राज्य या सरकार भी व्यक्ति का जीवन तभी छीन सकती है या मृत्युदंड तभी दे सकती है जब उसने विधि के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध किया हो, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रावधान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। अगला है अनुच्छेद 22। बंदीकरण में स्वतंत्रता, अर्थात जिस व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं जो अनुच्छेद 22 में वर्णित हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति का या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पहला अधिकार है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अर्थात बंदी बनाया गया व्यक्ति ये जान सकता है, ये पूछ सकता है कि उसे किस कारण से बंदी बनाया गया है। दूसरा है कानूनी परामर्श, अर्थात वकील करने का अधिकार। बंदी व्यक्ति, गिरफ्तार व्यक्ति अपने बचाव के लिए, कानूनी परामर्श के लिए वकील करने का अधिकार रखता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को
गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना। यानी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि रास्ते में जो समय लगता है वो समय इसमें काउंट नहीं होता। मान लो अपराधी है, अपराध करके आंध्र प्रदेश भाग गया, अपराध राजस्थान में किया हो तो 24 घंटे से ज्यादा रास्ते नहीं गुजर जाते हैं, तो वो टाइम जो है वो इसमें काउंट नहीं होता। टाइम काउंट होता है जब व्यक्ति पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद का टाइम होता है, उस टाइम के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। लेकिन ये जो 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का अधिकार है, ये सामान्य व्यक्तियों को है, शत्रु देश के निवासियों को यह अधिकार नहीं है। और दूसरी बात है, निवारक नजरबंदी के तहत बनाए गए व्यक्तियों को भी अधिकार नहीं है। यानी सामान्य गिरफ्तारी में ही अधिकार मिलता है, शत्रु देश के निवासियों और निवारक नजरबंदी के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों को निकटतम न्यायाधीश के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब हम अनुच्छेद 22 से जुड़ी हुई है निवारक नजरबंदी, उनके बारे में जानेंगे। संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी जो है, इसका उद्देश्य व्यक्ति को या अपराधी को सजा देना नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले अपराध को रोकना है। निवारक नजरबंदी के तहत किसी भी व्यक्ति को महज संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें अपराध करने की कोई बाध्यता नहीं कि अपराध करने के बाद ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। महज संदेह के आधार पर कि व्यक्ति भविष्य में अपराध कर सकता है, किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। भारत में निवारक नजरबंदी के जो कानून बने हैं, सबसे पुराना कानून है 1950 का आतंकवाद निरोधक कानून। इसके बाद 1971 का मिसा, 1974 का कोपोसा, 1980 का एनएसए, 1985 का टाडा और अंतिम जो कानून है वो है कोटा। ये 2002 का है। ये कानून निवारक नजरबंदी के हैं। निवारक नजरबंदी के जो प्रावधान है उनकी आलोचना भी हुई है, क्योंकि ये जो प्रावधान है ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। क्योंकि इनके तहत निर्दोष व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, अंग्रेजों के टाइम काला कानून बना था प्रोलेट एक्ट, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। तो इसे प्रोलेट एक्ट की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। लेकिन देश हित में आतंकवादियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान जरूरी थे। निवारक नजरबंदी कानून के तहत किसी व्यक्ति को सामान्यतः 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है।
यदि आवश्यकता पड़े अवधि बढ़ाने की तो इसके लिए एक विशेष समिति गठित की जाती है जिसमें उच्च न्यायालय का एक जज होता है सदस्य। यहाँ पे कंप्लीट होता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। अब हम पढ़ेंगे अगला मौलिक अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। केवल दो अनुच्छेद हैं इसमें, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में प्रावधान है मानव व्यापार और बेगार पर रोक। मानव व्यापार अर्थात मनुष्य की खरीद फरोख्त, और बेगार यानी बिना वेतन के जो कार्य करवाया जाता है। इसमें कई तरीके आ जाते हैं बेगार, जैसे बंधुआ मजदूरी है, बलात्सर्म, या किसी को जबरन बाध्य करके काम करवाना, ऐसे प्रावधान इसमें आ जाते हैं। इन पर पूर्णतः रोक लगाई गई है संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत। जो अनुच्छेद 24 है उसमें बाल श्रम का निधन है, अर्थात निषेध है, अर्थात चाइल्ड लेबर जो है उस पे पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। यानी अहम जो प्रावधान है इसमें वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदान या अन्य जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जा सकता। यानी जो जोखिम वाले काम है, रिस्की काम है, उनसे दूर रखा जाना अनिवार्य है 14 वर्ष से कम आयु में बच्चों को। यदि कोई ऐसा करता है तो कानूनन अपराध है, उसे दंडित करने का प्रावधान है। लेकिन यदि घर के काम में बच्चे मदद करते हैं तो वो बाल श्रम में नहीं आता है। यह आपके कंप्लीट होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे नंबर का जो फंडामेंटल राइट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है।
सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। इसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बातें आ जाती हैं मुख्य रूप से। पहली है किसी भी धर्म को अपनाना, अर्थात भारत में रहने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन इसमें शामिल नहीं है। दूसरी बात है जिस धर्म से व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तीसरी जो अहम बात है इसमें वो है पूजा उपासना या अर्चना की स्वतंत्रता। अर्थात भारत में रहने वाला व्यक्ति जिस धर्म को या पंथ को मानता है उस पंथ या धर्म के अनुसार पूजा उपासना या अर्चना कर सकता है। किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, लेकिन पूजा उपासना जो है वो कानून सम्मत होनी चाहिए। जैसे मनुष्य बलि है, सती प्रथा है, ये सब इसमें शामिल नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर अंतःकरण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। तो अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अर्थात भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं जिस धर्म से वो जुड़े हुए हैं अपने धर्म से संबंधित मामलों का कार्यों का वो खुद प्रबंध कर सकते हैं। ऐसी छूट है अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 की हम बात करें तो इसमें अहम बात है धार्मिक कार्यों पर खर्च किए गए धन पर करों की अदायगी में छूट। यानी धर्म के नाम पर जो धन खर्च किया जाता है, अर्थात जो चंदा या दान दिया जाता है उसे एक निश्चित सीमा तक करमुक्त किया गया है, टैक्स फ्री किया गया है। अर्थात चंदा दान आदि जो है वो टैक्स फ्री है, कर मुक्त है, आर्टिकल नंबर 27 के अकॉर्डिंग। धार्मिक स्वतंत्रता का अंतिम अनुच्छेद है 28। इसमें है धार्मिक शिक्षा का निषेध। सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त। जो स्कूलें हैं, शिक्षण संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत। अब 2 मौलिक अधिकार बचते हैं। अगला है जो माइनॉरिटीज के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
ये जो अधिकार है केवल 2 अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 29 और 30 में। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान है कि वे अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी उनकी भाषा को, लिपि को या उनकी संस्कृति को, कल्चर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जा सके, उसका वो संरक्षण कर सकेंगे। अनुच्छेद 30 में है जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्था खोल सकते हैं और उस शिक्षण संस्था का संचालन कर सकते हैं। तो मान लीजिए राजस्थान में मराठी भाषी लोग अल्पसंख्यक हैं और वो मराठी माध्यम में शिक्षा लेना चाहते हैं, तो वे अपनी इच्छा अनुसार मराठी माध्यम में अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपने बच्चों को मराठी माध्यम में शिक्षा दे सकते हैं। अब अंतिम जो मूल अधिकार बच गया है वो और क्लियर कर लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। केवल एक अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 32 में। अर्थात अनुच्छेद 32 कहता है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। अर्थात व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट छीना जाता है या मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल नंबर 32 ये राइट देता है। साथ ही हाई कोर्ट में जाने का जो राइट है वो देता है अनुच्छेद 226, जिसके तहत व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं कहा है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है तो मैं निश्चित रूप से अनुच्छेद 32 का नाम लूंगा। इसे मौलिक अधिकारों का रक्षक या गार्ड भी कहा जाता है। जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, नंबर 3 है निषेध आदेश, नंबर 4 है
उत्प्रेषण और नंबर 5 है अधिकार रक्षा। सबसे पहले बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण की, यानी जब किसी को लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है तो उस व्यक्ति की प्रार्थना पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होने का आदेश देता है। जिस अधिकारी ने बंदी बनाया है उस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि उसे सशरीर न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करे। सशरीर उपस्थिति न्यायाधीश के समक्ष सशरीर उपस्थिति इसमें आती है। जो परमादेश है ये आम आदमियों के लिए नहीं है, अधिकारियों के लिए है। यदि कोई अधिकारी कर्तव्य पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश जारी करता है, उसे ये याद दिलाता है कि ये कार्य करना उसका कर्तव्य और इसका वो पालन करे। इसे कहते हैं परमादेश, निषेध आदेश। यानी जो ऊपर के न्यायालय हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो निचले न्यायालय पर रोक लगा देते हैं किसी मुकदमे की सुनवाई पर। उत्प्रेषण जो है वो निषेध आदेश की अगली कड़ी है। निषेध आदेश में मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई जाती है और उत्प्रेषण में जो ऊपर के न्यायालय है उसका न्यायालय और उच्च न्यायालय वो मुकदमा अपने पास मंगवा लेते हैं। जो अंतिम रिट है 5 प्रकार की रिटों में वो है अधिकार रक्षा। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से सरकारी, अर्ध सरकारी या सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है, जिस पद पर बैठने का उसे अधिकार नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उससे पूछ सकता है कि वो किस अधिकार के तहत इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक वह संतोषजनक जवाब नहीं देता तब तक वह उस पद पर कार्य नहीं कर सकता। ये आपके कंप्लीट होते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार।